हेलो दोस्तों। आज मैं भव्य नवलखा और मेरा दोस्त हर्षद यादव केतन पारेख के 2001 स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस संभालते थे। वो हर्षद मेहता की कंपनी में हर्षद मेहता के ट्रेनी भी थे। केतन पारेख अपने स्कैम के लिए पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करते थे। चलिए जानते हैं ये पंप एंड डंप स्कीम है क्या। पंप एंड डंप स्कीम एक ऐसी फ्रॉड स्कीम है जिसमें चलाने वाला ऑपरेटर एक कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेता है और फिर उसके बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन फैला देता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स फिर खरीद देते थे और फिर उसका उन शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता था। ये बढ़ती हुई डिमांड और ये बढ़ते हुए प्राइस को देख के और इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते थे, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ते रहता था या फिर शेयर प्राइस पंप हो जाता था। जब कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ जाता था तो ऑपरेटर्स उन शेयर्स को बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते थे। शेयर्स बेचने के बाद ये ऑपरेटर्स कंपनी को प्रमोट करना बंद कर देते थे और कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ओवर वैल्यूड होता था और कंपनी के बारे में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन होती थी मार्केट में। इनकी वजह से शेयर प्राइस काफ़ी गिर जाता था और जो इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया था उनको काफ़ी नुकसान होता था। केतन पारेख ने ऐसे ही स्कीम यूज़ करके काफ़ी कंपनीज में बड़ा स्टेक खरीदा था और उनका शेयर प्राइस मैनिपुलेट करा था। बेसिकली इन्वेस्टर्स दो टाइप के होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स जो अपने लिए या अपने पर्सनल अकाउंट के लिए शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि आप और मैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्था जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड्स एटसेट्रा। जैसे कि हमने देखा था, हर्षद मेहता अपने स्कैम में रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक की ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। वहीं केतन पारेख का प्लान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज करके केतन पारेख स्टॉक को मैनिपुलेट करने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी को काफी महत्व देते हैं, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सर्कुलर ट्रेडिंग करके स्टॉक का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सकता है। किसी दिन या दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंपनी के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसे उस स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे नए ट्रेड्स होते हैं वैसे वैसे उस दिन का वॉल्यूम भी बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर्स बेचता है, फिर दूसरा ऑपरेटर तीसरे को और फिर तीसरा ऑपरेटर पहले को। इस तरह एक सर्कल में ही ट्रेडिंग होती है जिससे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स मिलकर पहले ये डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स ट्रेड करने हैं, कौन से प्राइस पर करने हैं और कब करने हैं। उसके बाद उन शेयर्स को खरीदने वाला ऑपरेटर और बेचने वाला ऑपरेटर एक साथ उतने शेयर्स के ऑर्डर सेम प्राइस और सेम टाइम पर एंटर कर देते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर्स एंटर करते हैं, जिससे वो शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर के बीच ट्रेड होते हैं और उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपने ही अलग अलग कंपनीज के बीच बाय और सेल करता था और स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ाता था। केतन पारेख मेनली 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा था, जिन्हें केतन स्टॉक्स भी कहा जाने लगा। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक्स एक्टिवली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। केतन पारेख उन स्टॉक्स में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उन स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ा रहा था। इस वजह से इन्वेस्टर्स भी उन स्टॉक में पार्टिसिपेट करने लगे। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से अच्छे रिलेशंस थे। वो इन्वेस्टर्स भी केतन स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे थे और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन स्टॉक में आ जाते तब उस स्टॉक की डिमांड और प्राइस और बढ़ जाती थी। उस बढ़ती हुई प्राइस और वॉल्यूम के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे। उस दौर में यानी 1997 से लेकर 2001-2 के पीरियड में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स उन स्टॉक में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। तभी
केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर और मीडिया कंपनी के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि केतन पारेख द्वारा उन स्टॉक्स में चल रहे मैनिपुलेशन की किसी को खबर तक नहीं लगी। इन शॉर्ट, केतन पारेख की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि केतन स्टॉक्स के प्राइस अच्छी फ्यूचर ग्रोथ, अच्छे फंडामेंटल्स और .com बूम की वजह से बढ़ रहे हैं। केतन पारेख पूरी कोशिश करता था कि जिन स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है उन्हें अच्छी मीडिया अटेंशन मिले और वो स्टॉक्स हमेशा सुर्खियों में रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उन स्टॉक की ओर आकर्षित हों और स्टॉक्स के प्राइस को बढ़ने में मदद हो। केतन पारेख ने पेंटाफोर सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके उसका प्राइस 175 रुपए से सीधा 2700 रुपए तक पहुंचा दिया था। सिमिलरली ग्लोबल टेली सिस्टम्स का प्राइस 85 रुपए से 3100 रुपए तक, HFCL का प्राइस 42 रुपए से 2300 रुपए तक और जीक के स्टॉक प्राइस 750 रुपए से 11,000 तक पहुंचा दिया था। इसी तरह केतन पारेख ने और स्टॉक्स को भी मैनिपुलेट किया था। जैसे ही स्टॉक प्राइस बहुत हाई लेवल पर आ पहुंची, तभी केतन पारेख उन स्टॉक्स को डंप करने लगा और उसने कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर ही अपना फोकस बढ़ाया और उनमें अच्छी पोजीशंस बना ली, यानी उन कंपनीज में और स्टेक्स खरीद लिया। अपने इस स्कैम को चलाने के लिए केतन पारेख को दो जगह से फंड्स मिले थे, कंपनी के प्रमोटर्स और बैंक्स। प्रमोटर्स को जब अपने शेयर्स बेचने होते थे तब वो चाहते थे कि अच्छे प्राइस लेवल पे या फिर जब शेयर्स के प्राइस काफ़ी बढ़ जाए तब शेयर्स को बेचा जाए, जिससे प्रमोटर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था। कुछ कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स को गिरवी रख के उस पर लोन भी लेते थे और जब शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता था तब उन्हें लोन भी ज़्यादा मिलता था। इसलिए काफ़ी कंपनियों ने प्रमोटर्स ने केतन पारेख को पैसे देकर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए कहा था। अब केतन पारेख को बैंक से मिले हुए फंड्स के बारे में बात करते हैं। केतन पारेख को मेनली ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों बैंक से फंड्स मिले थे। शेयर्स के प्राइस जब बढ़ जाते था तब केतन पारेख अपने शेयर्स बैंक के पास कोलैटरल या गिरवी रखकर उस पर लोन ले लेते थे और वो पैसा फिर स्टॉक मार्केट में प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते थे। केतन पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में अच्छे खासे स्टेक्स खरीदे थे। ये भी केतन पारेख के प्लान का एक बड़ा हिस्सा था। केतन पारेख ने फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक्स के ऑफिशियल के साथ मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक्स का उपयोग करा फंड्स अरेंज करने के लिए। वहीं MMCB यानी कि माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक गुजरात बेस्ड बैंक था, उसका भी इस स्कैम में बहुत बड़ा हाथ था। MMCB के कुछ ऑफिशियल्स ने केतन पारेख की बहुत मदद की और उनकी मदद से केतन पारेख ने इस बैंक से काफ़ी बड़े लोन्स उठाए। उस समय RBI की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं दिया जा सकता था। इसके बावजूद भी MMCB ने केतन पारेख को लगभग 800 करोड़ का लोन दिया और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने लगभग 100 करोड़ का लोन दिया। MMCB ने RBI का रूल तोड़ ही दिया, साथ ही केतन पारेख को प्रॉपर कोलैटरल के बिना लोन इशू कर दिया। जिस तरह फंड्स अरेंज करने के लिए हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया था, उसी तरह फंड्स अरेंज करने के लिए केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया और उसके लिए इसने MMCB की सहायता ली। पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पे ऑर्डर लेने से पहले आपको पे ऑर्डर इशू करने वाले बैंक को वो अमाउंट पे करना होता है। MMCB केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर पे ऑर्डर इशू करती थी। केतन पारेख की कंपनीज के बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी करंट अकाउंट थे। बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच काफ़ी बड़ी थी, जिसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे और क्विक पेमेंट के लिए केतन पारेख MMCB से मिले ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में देकर पैसा ले लेते थे। तब तक बैंक ऑफ इंडिया पे ऑर्डर लेते वक्त 18.5% का इंटरेस्ट लगाता था। मार्च 2001 में MMCB ने केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ रुपीस का पे ऑर्डर इशू किया था। वो पे ऑर्डर केतन पारेख की कंपनीज ने बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दिया। फिर वो पे ऑर्डर बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग के लिए भेज दिया, जिसके बाद उस बैंक को वो पैसा पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक से मिल जाता था।
नॉर्मली अगर 3 दिन के अंदर क्लियरिंग हाउस से पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आते थे तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर क्लियर हो गए हैं। लेकिन पे ऑर्डर भेजने के 11 से 12 दिन बाद आरबीआई ने उन पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस भेज दिया। तब तक बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख की कंपनीज को वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। आरबीआई का ऐसा बर्ताव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बड़े से बड़े बैंकर्स भी चकित रह गए। वो पेमेंट ऑर्डर्स बाउंस हुए थे क्योंकि एमएमसीबी ने क्लियरिंग में हिस्सा नहीं लिया था और उनके पास सफिशिएंट फंड्स भी नहीं थे। फिर आरबीआई ने एमएमसीबी को डिफ़ॉल्टर घोषित किया और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। फिर बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख से पैसे रिटर्न करने के लिए कहा। केतन पारेख ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए रिटर्न करे और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ रुपीस रिटर्न करने से मना कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख पे 130 करोड़ रुपीस का फ्रॉड का आरोप लगाया और कंप्लेन फाइल करी, जिसके बाद सीबीआई ने केतन पारेख को अरेस्ट कर लिया और ये पूरा स्कैम का मामला सामने आया। हर्षद मेहता स्कैम की तरह ही केतन पारेख स्कैम को एक्सपोज करने में सुचिता दलाल का बहुत बड़ा हाथ था। एमएमसीबी की इन करतूतों के कारण एमएमसीबी के पब्लिक डिपॉजिटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद एमएमसीबी ने अपने बहुत सारे पब्लिक डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं किया। आगे 2012 में आरबीआई ने एमएमसीबी का लाइसेंस रद्द कर दिया। अपने स्टॉक मैनिपुलेशन के ऑपरेशन के लिए केतन पारेख ने 20 से 25 अलग अलग कंपनीज जिनको वो ऑपरेट करते थे उनका एक नेटवर्क बनाया था। बैंक्स और प्रमोटर्स से मिला हुआ पैसा केतन पारेख अपने नेटवर्क में से किसी कंपनी को भेजता था। फिर वो पैसा नेटवर्क में से किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता था। बैंक ऑफ इंडिया से मिला हुआ पैसा भी केतन पारेख की कंपनीज इंस्टेंटली अपने नेटवर्क से किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती थी और वो पैसा केतन पारेख स्टॉक मार्केट में यूज़ करता था। इससे केतन पारेख को छुपाने में मदद मिली कि उसे कहाँ से पैसा मिला और उसने वो पैसा कहाँ से यूज़ करा। केतन पारेख ने अपने नेटवर्क का उपयोग सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए और बैंक से लोन लेने के लिए भी किया था। जब .com बबल बर्स्ट होने लगा तब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तभी मार्च 2001 में की शुरुआत से कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने K10 स्टॉक्स जो कि प्राइस बढ़ने की वजह से काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए थे उन्हें शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया और जिसके कारण मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिली। और फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर्स बेचने लगे, जिससे केतन पारेख ने जिस स्टॉक्स में बड़ी पोजीशन ली थी वो लगातार गिरने लगे। इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और शॉर्ट सेलर्स शेयर्स बेच रहे थे। वही केतन पारेख अभी भी उन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केतन पारेख मार्केट से ज़्यादा देर लड़ नहीं पाए। जब उन स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगे तब केतन पारेख को बैंक से फंड्स रेज करने में दिक्कत हुई। केतन पारेख ने कुछ फंड्स अरेंज करके मार्केट से फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसी दौरान केतन पारेख के पे ऑर्डर का मामला सामने आया और स्कैम एक्सपोज हुआ। केतन पारेख के खरीदे हुए जिन स्टॉक्स का प्राइस कम टाइम पीरियड में ही बहुत ज्यादा गुना बढ़ गया था, स्कैम एक्सपोज होने के बाद उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट हुई। जैसे कि ग्लोबल टेली सिस्टम्स का प्राइस 3100 रुपए से 120 रुपए पर, HFCL का प्राइस 2300 रुपए से 90 रुपए तक गिर गया था। और इसी तरह केतन पारेख के मैनिपुलेट किए हुए बाकी स्टॉक्स में भी भारी गिरावट हुई। जिन्होंने K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत नुकसान हुआ। स्कैम के बाद MMCB और GTB को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस स्कैम के बाद केतन पारेख पर 2017 तक ट्रेडिंग करने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद 2009 में सेबी इन्वेस्टिगेशंस में पता लगा कि केतन पारेख अभी भी कुछ कंपनियों के जरिए ट्रेड कर रहा है और वो मार्केट में एक्टिव है। केतन पारेख की वजह से कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिससे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मार्च 2014 में स्पेशल CBI कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल की सजा सुनाई थी। 2001 के स्कैम के बाद केतन पारेख का नाम सामने आया था, लेकिन आपको बता दूं कि 1992 के कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम में भी केतन पारेख शामिल था, जिसके लिए उसे 1 साल की जेल भी हुई थी। अपने इस स्कैम के दौरान
केतन पारेख ने ओसीबी यानी ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज के जरिए करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। सीबीआई ने केतन पारेख का स्विस बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिया था। केतन पारेख सिर्फ स्विस बैंक में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बैंक में पैसा भेजता था। केतन पारेख के पॉलिटिशियंस के साथ भी काफी अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका उसे काफी फायदा भी मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिस्टर राधाकृष्ण दमानी का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था और केतन पारेख का भी फैमिली बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग का ही था, यानी दोनों सेम बैकग्राउंड से थे। पर मिस्टर दमानी आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वहीं केतन पारेख को अपने स्कैम की वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा है। इसी से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमें होप है कि आपको इस वीडियो से केतन पारेख स्कैम के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।